क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्फीयर है, इसका रेडियस बड़ा सा स्फीयर है, उसका रेडियस कैपिटल आर है, उसके ऊपर में एक छोटा सा बॉल है और वो इसके ऊपर रोल कर रहा है और ये रेस्ट में है, ये बॉल रोल कर रहा है। तो पूछ रहा है कहाँ पे कांटेक्ट छोड़ेगा। तो बॉल का सेंटर ऑफ मास इस तरह से आएगा, तो मान लेते हैं कि कांटेक्ट यहाँ पे छोड़ा, इस तरह से सेंटर ऑफ मास रोल करते हुए है। इसकी दूरी कैपिटल आर, उसकी दूरी स्मॉल आर, तो सेंटर टू सेंटर दूरी हो गया आर प्लस आर। तो इस पॉइंट पे मान लिया कि थीटा एंगल रोल करके गया और तब यहाँ पे कांटेक्ट छोड़ दिया। फोर्सेस दिखा इसमें, इसका वेट mg, डाउनवर्ड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। तो इस वेट का कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा इस साइड में mg cos थीटा, कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। इस mg के दो कंपोनेंट तोड़ दिए हम लोग, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। अब न्यूटन सेकंड लॉ लिख लेते हैं सर्कुलर मोशन में जैसा पढ़ा था। न्यूटन सेकंड लॉ फॉर एट पॉइंट का नाम ए देते हैं, एट ए। तो ए पॉइंट पे जो है न्यूटन सेकंड लॉ, इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं और ए पॉइंट पे न्यूटन सेकंड लॉ लिखेंगे। तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए अनबैलेंस्ड, mg cos थीटा लग रहा है, इधर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स na लग रहा है ऊपर की तरफ, इक्वल टू यहाँ पे वेलोसिटी इसका अगर वर्क है, ये वेलोसिटी 0 था और यहाँ पे वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का वर्क है va हो गया, तो mva स्क्वायर बाय r लिखेंगे। r कितना होगा, ये सेंटर से सेंटर का रेडियस हो जाएगा r प्लस r, इसका r उसका स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब लिख रहा था ब्रेक्स ऑफ द कॉन्टैक्ट, तो जब कॉन्टैक्ट छोड़ देगा तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाए। ए पे क्वेश्चन बोल रहा था कॉन्टैक्ट छोड़ दे, तो Na कर देंगे 0, तो क्या हो जाएगा mg cos थीटा इक्वल टू mva स्क्वायर बाय r प्लस r। जहां कॉन्टैक्ट छोड़ेगा n0, कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ा n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो mm कट गया। इस तरह से va स्क्वायर आ गया r प्लस r इंटू जी cos थीटा। एक ही क्वेश्चन न्यूटन लॉ से बन गया ए पॉइंट पे। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दी, इस पॉइंट का नाम मान लिया, शुरुआती पॉइंट जो है कुछ भी था P था, तो P से A तक में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन यही हो गया, इनिशियल ये फाइनल पोजीशन में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं, दूसरा कंसेप्ट। ये कंसेप्ट 1 हुआ जिससे कि वेलोसिटी हम लोग का निकल जाता है। जब कांटेक्ट छोड़ना हो नहीं छोड़ना हो तो एक इक्वेशन इसी तरीके से हम लोग लगाते हैं। इस इक्वेशन को लगाने से यहाँ mg cos थीटा माइनस na mb स्क्वायर बाय r लगा दी, mg cos थीटा माइनस na इक्वल टू mb स्क्वायर बाय r। तो हमारा इक्वेशन एक बन गया। और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। नो स्लिप करते हुए जा रहा था, रोल करते हुए जा रहा था, फ्रिक्शन के चलते वर्क डन 0 होगा, वहां पे फ्रिक्शन होगा भी, तो हम लोग सिर्फ इसका सेंटर ग्रेविटी जो है डाउन आ रहा है, तो वेट के चलते वर्क हो रहा है, इसलिए अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के चलते भी कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि उसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर है, इसलिए हम लोगों को नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के चलते भी वर्क नहीं हो रहा है। तो इनिशियल और प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब रोलिंग बॉडी के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। ये लैम्डा प्लस 1 हाफ mvcm आता था फॉर्मूला, जब रोलिंग विथ नो स्लिप हो तो ये हम लोग जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे बोलिए पोटेंशियल एनर्जी, इस लेवल को 0 लेवल बोल देते हैं, इसको 0 लेवल बोल दिए।
तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे कितना हाइट हो गया, तो ये निकाल के देखिए, पूरा रेडियस ये r प्लस आर है और ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे आया r प्लस आर, कितना एंगल, थीटा एंगल, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये ऊंचाई कितना बचेगा, टोटल था r प्लस आर, और वो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा r प्लस आर कॉस थीटा, r प्लस आर होल ब्रैकेट कॉस थीटा, ये वाला h जो है कितना बचेगा, r प्लस आर कॉमन हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें से ये वाला घटा देंगे तो वो हाइट बचेगा। तो इससे लेके यहाँ तक की हाइट जो है वो ये वाला है h, ये हाइट है h का वैल्यू वहां निकाल दिए, अलग से फोटो बनाए। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलिए, ये 0 लेवल है, ये h हाइट ऊपर है, mgh हो गया, h का वैल्यू यहाँ लिख दिए, काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि ये रेस्ट में था, फाइनल वाला पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 माने है, इस लेवल को 0 लेवल बोले तो पोटेंशियल एनर्जी 0, और यहाँ रोलिंग मोशन रहता है, वेलोसिटी va था और रोटेट भी कर रहा है, रोल कर रहा है, तो टोटल एनर्जी लैम्डा प्लस 1। अब ये ऊपर में बॉल दिया था मतलब सॉलिड स्फीयर, तो फॉर सॉलिड स्फीयर के लिए यहाँ से टोटल एनर्जी निकालिए, लैम्डा का वैल्यू 2/5 डालेंगे तो 7/10 हो जाए, तो डायरेक्ट टोटल रोटेशनल ये सॉलिड स्फीयर के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 7/10, ये 2/5 डाल दिए तो 7/10, 5 × 2 10 हो जाएगा MVCM स्क्वायर, 7/10 MVCM स्क्वायर, 7/10 MVCM स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होता है टोटल, यहाँ पे ट्रांसलेट भी कर रहा था, रोटेट भी कर रहा था, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखना हो, 7/10 MVCM स्क्वायर डाल दिए, VCM का वैल्यू a बोले थे, VA बोले थे यहाँ के वेलोसिटी को, तो इससे VA निकल गया हम लोग, h का वैल्यू डाल दीजिए, कट जाएगा तो VA स्क्वायर आ गया 2GH, और h का वैल्यू ऊपर से डाल दे तो 2G r प्लस r 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ h, इस ज्योमेट्री से देख सकते हैं h का वैल्यू। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल होगा, दोनों इक्वल कर दीजिए, जल्दी से निकालिए कितना आएगा वेलोसिटी, थीटा निकाल लीजिए, cos थीटा निकल जाएगा, फिर v भी निकल जाएगा, फिर va निकल जाएगा, cos थीटा निकलेगा तो va, फिर ओमेगा निकाल लेंगे। अभी तक जितना बताए समझ में आया, अभी तक जितना बताए समझ में आया, एक न्यूटन्स लॉ लिख दिए ये पॉइंट पे, और इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कर दिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना आया, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कीजिए। तो 1 और 2 से उधर हो गया 2G r प्लस r 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया r प्लस r g कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, g भी कैंसिल, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा इधर आ गया, 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2, कॉस थीटा 2/3। अब इसको पुट इन 1, इसमें पुट कर देंगे तो VA स्क्वायर इक्वल टू r प्लस r इंटू g इंटू 2/3, ये वेलोसिटी निकल गया VA, रूट अंडर 2/3 r प्लस r इंटू g। अब ओमेगा हो जाएगा VA बाय रेडियस, ओमेगा इसका कितना होगा, रेडियस उसका स्मॉल r है, छोटा वाला रोल कर रहा था, ओमेगा को क्या बोलेंगे, VA बाय r, नो स्लिप के लिए, यहाँ के लिए, तो इसमें r से खाली डिवाइड कर दीजिए, अंदर चाहे तो ले जा सकते हैं, तो 1/r रूट अंडर 2/3 r प्लस r इंटू जी। तो 2 इक्वेशन लिख दिए, आंसर हो गया। कौन कौन सा, एक न्यूटन्स लॉ
और एक एनर्जी कंजर्वेशन, एक न्यूटन्स लॉ और एक एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ और यहाँ का इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक और फिर उधर का इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों बराबर कर दिए, दोनों इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक बराबर कर दिए। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी हम लोग करते थे, स्फीयर के ऊपर एक ब्लॉक रख के करते थे, तो वहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं आता था ब्लॉक में, ये रोल कर रहा था तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के अलावा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ गया। अब ब्लॉक में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं आता, उसी टाइप का क्वेश्चन हुआ पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जैसा बनाए थे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इस बार क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, ये कलम है रखा हुआ है टेबल पे, टेबल फिक्स्ड है, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, एक ब्लॉक है पूरा बड़ा सा लकड़ी का, ब्लॉक का ये कॉर्नर, यहां से ये इंक्लाइनेशन आपको दिया हुआ है कुछ 30 डिग्री, इस तरह से, ये इस तरह का सरफेस है और ये इंक्लाइनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है, इसी के ऊपर एक कलम रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, rolls over a horizontal plane, rolls over a horizontal plane, rolls over a horizontal plane, passing into an inclined plane, an inclined plane, inclined plane for forming an angle alpha equal to 30 degree, forming an angle, वो जो अल्फा दिखाया है वो 30 डिग्री है with the horizontal, with the horizontal। तो कह रहा है कितना वेलोसिटी इसको दीजिएगा, find the maximum velocity, find the maximum horizontal velocity given to the ball, given to the ball, maximum horizontal velocity given to the ball, maximum horizontal velocity V naught given to the ball, which still permits the cylinder to roll, the cylinder to roll on the inclined plane, to roll on the inclined plane, on the inclined plane, on the inclined plane without a jump। ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा वेलोसिटी दिया यहां से फेंका जाए, छोड़ना नहीं है इस पॉइंट को, ये पॉइंट का नाम ए दे दिया, जिसको इसको टच करते हुए इस पे आ जाना है, विदाउट ए जंप। कॉर्नर से जंप करने की संभावना रहेगी अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे देगा, वी नॉट यही है, इसी का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। अगर इसमें बहुत ज्यादा वेलोसिटी यहाँ से फेंका सकता है सीधे बाहर, कार लेके जा रहे हैं बहुत हाई स्पीड से कार लेके जाइएगा तो यहाँ से जंप करके फेंका जाएगा इधर प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ, लेकिन स्लो में जाइएगा तो आराम से चक्का इससे उतरेगा। तो वही पूछ रहा है कितना वेलोसिटी देंगे विदाउट ए जंप मोशन हो। द स्लाइडिंग इज एज्यूम टू बी एब्सेंट, और यहाँ पे भी फिसलेगा नहीं चक्का, आराम से रोल करते हुए। स्लाइडिंग इज एज्यूम टू बी एब्सेंट, एज्यूम टू बी एब्सेंट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कितना इस सिलेंडर का वेलोसिटी दे वी नॉट, मैक्सिमम वैल्यू
ताकि ये आराम से इसमें रोल करते हुए इंक्लाइन प्लेन पे उतर जाए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बनाइए तो जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आया? इस प्लेन पे कितना मैक्सिमम वेलोसिटी दीजिएगा ताकि ये कहीं पे भी स्लिप नहीं करे। रोलिंग मोशन यहाँ भी है, वेलोसिटी दीजिएगा और साथ में ये ओमेगा भी देना पड़ेगा आपको, ताकि वो जो है जाकर के, तो शुरुआत में ओमेगा नहीं है, खाली वी नॉट बोल रहा है कि देने के लिए, लेकिन रोल लिख रहा है पासिंग इनटू एन इंक्लाइन प्लेन फॉर्मिंग एंगल 30। तो ये जो है धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा, फ्रिक्शन होगा, स्पीड पकड़ेगा, यहाँ पे स्पीड बदल जाए और ऐसा स्पीड यहाँ पे रखना है ताकि यहाँ पे जंप नहीं करेगी, इसको इसमें से आराम से रोल करते हुए आ जाए नीचे। चलिए पहले कॉर्नर पे ले जाइए और इक्वेशन एक बनाइए। कॉर्नर पे ले जाइए और इक्वेशन बनाइए। तो क्वेश्चन में रोलिंग मोशन लिखा था और यहाँ पे लिखा स्लाइडिंग रिज्यूम टू बी एब्सेंट। तो यहाँ भी कुछ इनिशियल ओमेगा होना होगा ताकि नो स्लिप हो। नो स्लिप का मतलब क्या होता है? वी नॉट इधर, ओमेगा नॉट इधर, ओमेगा नॉट आर, और जमीन का वेलोसिटी 0, मतलब वी नॉट माइनस ओमेगा आर यहाँ पे 0 होगा। तो ओमेगा नॉट का वैल्यू वी नॉट बाय आर आपका होना चाहिए। ओमेगा नॉट का वैल्यू वी नॉट बाय आर होना चाहिए ताकि नो स्लिप करते हुए जाए। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट का इनिशियल निकालिएगा, तो लेमडा प्लस 1/2 mvcm स्क्वायर कीजिएगा, शुरुआती वाला। ये था क्या? सॉलिड सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर के लिए लेमडा हाफ होता है। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी इसके लिए हो जाएगा 3/4 mv नॉट स्क्वायर, इनिशियल वाला काइनेटिक एनर्जी, शुरुआत वाला। अब जब ये रोल करते हुए यहाँ पे पहुंचा है कॉर्नर पे, उसका सेंटर ऑफ मास का हाइट जो यहाँ से है आपका आर, यहाँ पे एक तस्वीर बनाना होगा आपको, बना के देखिए कैसा एक फोटो बने। उसी रेडियस का, ये जितना बड़ा रेडियस था, उसी रेडियस का अब इंक्लाइन पे बनाना है, इस पे बनाना है। अब ये वाला आर बनाना है, उतना ही बड़ा रेडियस, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा डाउन हो जाए, इस तरह का हो जाएगा गोला। यहाँ पे इस तरह का होगा वो वाला सिलेंडर का सीन। तो सेंटर ऑफ मास कितना डाउन हुआ उसको आपको निकालना होगा। इसकी हाइट है हॉरिजॉन्टल से हम लोग देखेंगे, ये अगर आर है और ये एंगल कितना होगा, तो आप जानते हैं कि भाई ये इंक्लाइन प्लेन है और बाहर से इसमें भी परपेंडिकुलर डाले और इस पे भी परपेंडिकुलर डाले, तो ये दोनों एंगल भी वही होगा जो ये है। दोनों पे बारी बारी से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एंगल अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो। ये रेडियस इस इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये ऐसे है रेडियस, इस इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला हुआ ये रेडियस, और एक परपेंडिकुलर यहाँ पे है, तो ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हो, ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हो। ये पूरा रेडियस था, ऐसे है सीन। बॉल यहाँ पे आ गया, ये रेडियस है, इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है ये, और इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये अल्फा। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी हमारा ओरिएंटल से? आर कॉस अल्फा हाइट पे होगा सेंटर ऑफ मास। पहले कितने पे था? आर पे। अब कितने पे होगा? आर कॉस अल्फा पे। अल्फा अगर 60 डिग्री होगा तो सेंटर ऑफ मास r/2 नीचे आ जाए, तो ये वाली हाइट हो जाएगी आपकी कैपिटल आर कॉस अल्फा। ये सीन हुआ। अब कौन कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ? तो कॉर्नर के ठीक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर Na नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, mg ऐसे लगेगा, mg का कंपोनेंट इधर की तरफ तोड़ देंगे तो कितना होगा mg का कंपोनेंट? mg cos अल्फा, इधर की तरफ हो गया mg cos अल्फा। अभी जो काम किए थे वही काम कीजिए, इधर की तरफ mg sin अल्फा। तो अभी जो आप काम किए थे इधर की तरफ वेलोसिटी va, उस पॉइंट पे वेलोसिटी v नॉट दी थी। जब यहाँ पे पहुंच गया रोल करते हुए, सेंटर ऑफ मास डाउन हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे दो कंसेप्ट लगाना है। तो पहला कंसेप्ट न्यूटन सेकंड लॉ लगा देंगे,
ये सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पे, जैसे ही टर्न लिया सर्कुलर मोशन। टर्न कैसे लिया, पहले ऐसे था सेंटर ऑफ मास, ये जमीन था, टेबल का ओरिएंटल लाइन, अभी ऐसे घूम गया है सेंटर ऑफ मास, यहाँ से इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, तो सेंटर ऑफ मास आपका घूम गया, तो ये डाउन आ गया सेंटर ऑफ मास, अब इतना है साइड, तो इसके तरफ mg cos अल्फा है और इधर है na। तो इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, ये रेडियस था r, सेंटर ऑफ मास यहां से अब यहां आ गया, तो इक्वेशन आप लिखिएगा, सेंटर ऑफ मास ये एंगल अल्फा है, उसी को पीछे बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल अल्फा फोटो में दिखाया हुआ था हम लोग का, इधर mg था, यही कहानी है। तो इक्वेशन न्यूटन्स लॉ लिखिए सेंटर की तरफ, ये सर्कुलर मोशन हो गया सेंटर ऑफ मास, और इसके सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है mg cos अल्फा, बाहर लग रहा है na। तो सर्कुलर मोशन में क्या इक्वेशन सिखाए थे, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स पहले लिखते हैं और उसमें से उसके अपोजिट वाला फोर्स घटाते हैं, इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r करते हैं। तो चलिए इक्वेशन लिखिए, उसको फोटो आप आराम से देख लीजिए फोटो, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो बताइए। ये सब शुरुआत में ऐसे ही निकाल लिए थे, बाद में काम देगा, ये सब इनिशियल पोजीशन का कहानी है, शुरुआत में निकाल लिया, बाद में काम देगा। और इस पॉइंट पे जो कॉर्नर पॉइंट था, वहां पे जब सिलेंडर पहुंचा, ये कॉर्नर पॉइंट पे जब सिलेंडर पहुंचा रोल करते हुए, उस समय उसका सेंटर मास थोड़ा नीचे आ गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एट पॉइंट ए पे न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसके लिए लगाइए। तो क्या बोलिए, सेंटर ऑफ मास की तरफ अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, सेंटर ऑफ मास का मोशन ऐसा हो रहा था, यही सर्किल है, ये दिखाया हुआ है सेंटर ऑफ मास का, यहाँ पे सर्कुलर मोशन दिखाया हुआ है, सेंटर ऑफ मास का सर्कुलर मोशन दिखाया हुआ है, यही आर्क सर्कुलर आर्क हो। तो इसका यहाँ पे लिखना है इक्वेशन, इस पॉइंट ए पे mg cos अल्फा नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ, ये सेंटर की तरफ mg cos अल्फा माइनस na ऊपर, इक्वल टू mva स्क्वायर बाय, वहां का वेलोसिटी va मान लिया, बाय r। अब अगर यहाँ पे कांटेक्ट नहीं छोड़ता है कॉर्नर पॉइंट पे, नॉट लिविंग द कांटेक्ट एट कॉर्नर पॉइंट, कांटेक्ट एट कॉर्नर पॉइंट ए, कॉर्नर पॉइंट ए टच करते रहे सिलेंडर, तो टच करता रहे तो na का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जस्ट क्रिटिकल कंडीशन के लिए इक्वल टू साइन लेते हैं। na का वैल्यू यहाँ पे 0 आप पुट कर सकते हैं, नॉट लिविंग द कांटेक्ट, या na निकाल के यहाँ पे डाल दिए, इनइक्वालिटी के साथ बनाइए, na को इधर ले गए, mva स्क्वायर बाय r को उधर ले आए, इसको लिख दिए mg cos अल्फा माइनस mva स्क्वायर बाय r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन उलट जाता है, तो mva स्क्वायर बाय r माइनस mg cos अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। अब va तब कितना आ जाएगा आपका, उधर mm कट गया, तो va स्क्वायर लेस देन rg cos अल्फा, एक इक्वेशन ये बन गया, va स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू rg cos अल्फा, एक इक्वेशन बन गया। अब कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी लगा दीजिए इनिशियल कंडीशन में और ये फाइनल कॉर्नर वाले पॉइंट में, तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि नो स्लिप करते हुए जा रहा था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगेगा उसके चलते वर्क डन 0 होगा, तो खाली ये सेंटर ऑफ मास डाउन हो रहा था, वेट डाउन हो रहा है, तो ग्रेविटी के चलते वर्क होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी लगा देंगे, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, यू फाइनल मतलब यूए प्लस के फाइनल वाला, इनिशियल यहाँ, तो 0 लेवल किसको मानेगा, तीसरे ओरिएंटल लेवल को आप मान लीजिए 0 लेवल, आराम होगा आपको सब लिखने में। तो बोलिए यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलिएगा, mgr, सेंटर ऑफ मास कितना दूरी ऊपर है, r डिस्टेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे, mgr। काइनेटिक एनर्जी दोनों लिखना है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों के चलते जितना लिखेंगे,
ये निकाल के रखे हुए थे 3/4 mv0 स्क्वायर। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, तो ये दूरी r cos अल्फा है, ओरिएंटल से ऊपर कितना है r cos अल्फा, तो उसको लिख दिए mg इंटू r cos अल्फा। और टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या हो जाएगा 3/4 mva स्क्वायर। वहां का वेलोसिटी v0 था, तो 3/4 mv0 स्क्वायर, यहाँ पे 3/4 mva स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर के लिए लिख रहे हैं, तो कैसे काइनेटिक एनर्जी टोटल आया है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे आता है, ये फॉर्मूला होता है लैम्डा प्लस 1/2 mv0 स्क्वायर, नो स्लिप का कंडीशन लगाने के बाद। लैम्डा सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए हाफ होता है, सिलेंडर बोलने का मतलब सॉलिड सिलेंडर। तो ये 3/4 mv0 स्क्वायर हुआ, यहाँ अगर वेलोसिटी v0 है, यहाँ वेलोसिटी va था, तो 3/4 mva स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गया, उससे va निकल जाएगा और va लाके यहाँ पे डाल दीजिए, तो कंडीशन आपका आ जाएगा। दिस इज आवर इक्वेशन 2, अब खाली सॉल्व करना है। अभी तक जितना बताया वो समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइए। एक न्यूटन्स लॉ लिख दिया यहाँ पे, mg cos अल्फा माइनस na इक्वल टू mv स्क्वायर बार, क्योंकि ये सिलेंडर रोल किया है, सेंटर ऑफ मास ऐसे घुमा, यहाँ पे पिक्चर बनाया हुआ है, पहले ऐसे था सेंटर ऑफ मास, अब घूम गया ऐसे, तो रोटेशन हुआ है, उसका मतलब सर्कुलर मोशन में सेंटर ऑफ मास घूम रहा है। तो सर्कुलर मोशन में इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, और इसकी सेंटर ऑफ मास की हाइट हो गई r cos अल्फा, सेंटर ऑफ मास की हाइट हो गई r cos अल्फा, ओरिएंटल से अल्फा एंगल से घूम जाएगा, ये पूरा था r, अल्फा एंगल से घूम जाएगा तो ओरिएंटल से हाइट हो जाएगा r cos अल्फा। तो इसमें न्यूटन लॉ लिखे mg cos अल्फा माइनस na इक्वल टू mva स्क्वायर बाय r। इस पॉइंट पे वेलोसिटी va था, और एक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। दो इक्वेशन लिखे हैं, दो ही बात हो सकती है, समझ में आ रहा होगा तो यस, नहीं समझ में आ रहा होगा तो नो, तो दोनों में से कोई एक बात बोलेगा। अब सॉल्व करो उसको, उसमें वैल्यू डालो और सॉल्व करो, वी स्क्वायर वहां से निकालो और लाके यहाँ पे रख दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 से वी स्क्वायर निकालो और लाके 1 में रख दो। वी स्क्वायर निकालो और लाके रख दो, तो वहां से सॉल्व करेंगे, वी स्क्वायर कितना होगा, mgr उधर लेते गए तो 1 माइनस कॉस अल्फा हो गया उधर, प्लस 3/4 mv0 स्क्वायर, mm कट जाएगा, 3/4 mva स्क्वायर, mm सब में कॉमन है, कट जाएगा, तो va स्क्वायर आ गया rg 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस 3/4 v0 स्क्वायर, इक्वेशन 2, पुट 2 in 1। अब इक्वेशन 1 में था वी स्क्वायर लेस देन आरजी कॉस अल्फा, तो ये वी स्क्वायर लिख देते हैं, ये आरजी 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस 3/4 v0 स्क्वायर, वी स्क्वायर के नीचे में लिख दी लेस देन इक्वल टू आरजी कॉस अल्फा। ऐसा आ गया कंडीशन, v0 का वैल्यू उसी से मिलेगा, अल्फा 30 डिग्री दिया हुआ था, है ना, अल्फा कितना दिया हुआ था 30 डिग्री, तो 30 डिग्री डालिए और निकालिए इसमें, पुट अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री एंड सॉल्व कर, या लास्ट में पुट कर दीजिएगा, इसको उधर ले चलते हैं, 3/4 v0 स्क्वायर लेस देन आरजी कॉस अल्फा, ये उधर जाके माइनस होगा आरजी प्लस आरजी कॉस अल्फा, तो ये हो गया v0 स्क्वायर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4/3 2rg कॉस अल्फा माइनस आरजी। अब पुट कर देते हैं अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, तो v0 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4/3 cos 30 होता है √3/2, 2 कट गया, √3 माइनस 1 इंटू आर। अब उसको सॉल्व करके बताइए कितना आता है आंसर, सॉल्व करके बताइए कितना आता है आंसर। अल्फा 30 डिग्री था ना,
कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, ठीक है। ये उस साइड भेज दिए हैं, ये वी स्क्वायर का वैल्यू नहीं, ऐसा ही अभी वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ लाके रख दिए और इसको पूरा को उस साइड भेज दिए। आरजी कॉमन आ जाए, 2 cos अल्फा माइनस 1 √3 माइनस 1, ऐसा कुछ हो जाए। अगर आर का वैल्यू दे देगा तो आप निकाल लीजिएगा, आर का वैल्यू वगैरह सब कुछ दे देगा तो आप निकाल लीजिएगा। तो आर दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो डाल के देखो। आर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ था, जी 10 ले लो। आर 15 सेंटीमीटर, जी 10 डाल के देखो तो कितना आता है, 150 हो जाएगा। कैलकुलेट करके बता दो कितना है। आर का वैल्यू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ था, कितना आया वी का वैल्यू, सब सॉल्व वॉल्व करके। आर 15 सेंटीमीटर 0.15, 15/100 डाल दो आर का वैल्यू, और कितना आता है ये बताओ। ये वाला हम लोग ये उधर भेज दिए हैं, और ये वाला छूट गया क्या, वहीं पर रहने दिया, ठीक। कितना आया वैल्यू जी, सारा आर का वैल्यू सब डालने के बाद, आर का वैल्यू डालने के बाद कितना आया, ये 3/4 छोड़ दिए थे क्या हम लोग, यहाँ पे ये छूट गया है 3/4, इसलिए वैल्यू थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा है। ये तो नोट किए उधर 3/4 भी था, ये उस साइड जाएगा तो इधर 4/3 हो जाएगा, और ये कट जाए, ऐसा होगा, और ये कट जाएगा, है ना। तो अब हो जाएगा ये वी नॉट स्क्वायर हो गया, और -4/3 आर जी, और -4/3 प्लस आर जी कॉसन, ये 7/3 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 7/3 आर जी कॉसन -4/3 आर जी। तो ये हो गया वी नॉट स्क्वायर, 7 आर जी बाहर आ गया, 7 नहीं 3 आर जी बाई 3 बाहर आ गया, 7 cos अल्फा -4, 3 आर जी बाई 3 कॉमन आ गया। अब वैल्यू डाल दो इसमें, अब वैल्यू डाल दो, देखो कितना आता है। अब वैल्यू डाल के निकालो कितना आता है, 4/3 एक छूट गया था हम लोग का उधर कैलकुलेशन। अब वैल्यू डाल के जैसे निकालो, इसमें आर दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर, तो 0.15, जी 10 ले लो, और अल्फा 30 डिग्री डाल दो। इसको कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से, तो परितोष कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। कैलकुलेशन जिसमें करते हैं उसमें कुछ छूटता है तो बोलेगा थोड़ा सा। 3/4 उधर इस साइड वाला छूट गया था,
जी भाई, इतना आदमी है तो इसको सॉल्व करो ना जी। बहुत डल। तो वी नॉट स्क्वायर हो गया 0.15 इंटू 10/3 cos √3/2 -4। अब इसका रूट ले लेंगे, ये लेस देन इक्वल टू बोला था, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तुमसे पूछ रहा था, तो कह रहा है इससे कम रखो वेलोसिटी या सबसे ज्यादा इक्वल वाला हो। अब इसको सॉल्व करो, 1.5/3 तो 0.5 हो गया, उधर इधर हो गया 7 इंटू √3/2। बैठा हुआ है, शर्म नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं इसको सॉल्व करो। अरे कितना आ रहा है जी? वन 1.01। ठीक, दो स्टूडेंट का सेम है, ये हो गया। मैक्सिमम यहाँ लिख दिए तो लेस देन छोड़ देंगे, मैक्सिमम इतना रखना होगा या उससे कम रखना पड़ेगा। तो इंक्लाइन प्लेन पे उतारने के लिए गाड़ी को मैक्सिमम से थोड़ा कम रखना पड़ेगा, मैक्सिमम से थोड़ा कम रखना होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, तो आप कर सकते हैं, वो आपको हम भेज देंगे क्वेश्चन को। देखिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन वेक्शन दिखाने के लिए कैसे दिखाते हैं रोलिंग मोशन में, उसको देखिए, फ्रिक्शन वाला कंसिडरेशन। हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में तो हम लोग अपना कॉमन सेंस से निकालते थे, स्मूथ मान लेते थे सरफेस को। जैसे एक ब्लॉक है और ये रफ टेबल पे रखा हुआ है, फोर्स लगा रहे हैं, तो मन में सोच लेते थे कि स्मूथ है, तो फोर्स लगाने से क्या होगा, इसका मॉलिक्यूल, ब्लॉक का मॉलिक्यूल किधर जाएगा, फॉरवर्ड, रिलेटिव टू दिस ग्राउंड, ग्राउंड का 0 था वेलोसिटी, इसलिए बोल देते थे कि इसमें फ्रिक्शन जो है पीछे की तरफ लगेगा, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है फ्रिक्शन। तो ऐसे हम लोग निकाल लेते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, तो फ्रिक्शन यहाँ सपोर्ट भी करता है रोलिंग मोशन के लिए, नो स्लिप वाला कंडीशन है, तो आप फोर्स लगा के खींच रहे हैं, कुछ फोर्स लगा के सेंटर पे फोर्स लगा के खींच रहे हैं, तो हर एक मॉलिक्यूल आगे की तरफ भागना चाहेगा, मतलब इधर की तरफ स्लिप करना चाहेगा, इधर नचाने के लिए, इसको रोलिंग कराने के लिए नाचना होगा इसको, तो फ्रिक्शन ही टॉर्क पैदा करेगा, तो फ्रिक्शन इसमें ऐसे दिखा देंगे, वही टॉर्क पैदा करता है, तो वो नचा करके वेलोसिटी ओमेगा इतना देता है कि ओमेगा का वैल्यू VCM/R के बराबर हो जाना चाहिए, तब नो स्लिप होता है। एकदम डायरेक्ट सेंटर पे फोर्स लगा के खींचेंगे तो फ्रिक्शन इसमें बैक आ जाएगा, लेकिन टॉप पे फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग तरीके का डायरेक्शन हो सकता है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन, उसके लिए थोड़ा सा डिस्कशन देख लीजिए। मान लीजिए राउंड शेप्ड बॉडी है, ये रिंग हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, रेडियस R, मास M है, और मान लीजिए कि कोई आदमी फोर्स स्पाइन पे लगा रहा है, स्पाइन की दूरी जो है x है, यहां से इस लाइन की तरफ फोर्स लगा रहा है, सपोज इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये x दूरी पे फोर्स लगा रहा है। अब x का वैल्यू टॉप पे लगाया तो R हो जाएगा, सेंटर पे लगाया तो x 0 हो जाएगा, जनरल x ले लिया हम। अगर ये यहाँ पे पूरा स्मूथ सरफेस होता है तो क्या होता, एक ही फोर्स लग रहा है F, तो पूरा बॉडी ट्रांसलेट करेगा, तो टोटल एक्सेलरेशन पॉइंट P का निकालेंगे, एज्यूम नो फ्रिक्शन, एज्यूम फ्रिक्शनलेस सरफेस, पहले मन में मान करके जा कैलकुलेट करते हैं टोटल एक्सेलरेशन, एज्यूम फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन हो जाएगा, ट्रांसलेशन के चलते F बाई मास, टोटल नेट अप्लाइड फोर्स बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी, ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाए, फॉरवर्ड मतलब इधर की तरफ, और चूंकि ये फोर्स सेंटर ऑफ मास से ऊपर लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास इसमें परपेंडिकुलर डाले हैं, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये टॉर्क पैदा करेगा x × F,
तो ये ट्रांसलेटरी मोशन के लिए इक्वेशन लिखा है, रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशन लिखी है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आईसीएम इंटू अल्फा, आईसीएम इंटू अल्फा, ये नचाएगा बॉडी को, ये फोर्स टॉर्क लगा रहा है। जैसे हम लोग को जो है गर्दन पे यहाँ पे धक्का मारेंगे तो रोटेट करने लगे, पेट पे मारेंगे एक लात खींच के तो सीधे भागेगा। साउथ इंडियन मूवी में देखते हैं नीचे बैठ के पैर में मार देता है, गोल 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 नाचते हुए भागता है। ठीक सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाएंगे तो ट्रांसलेट करेगा, उसके ऊपर या नीचे लगाएंगे तो रोटेशनल टेंडेंसी भी है, ये इसको रोटेट कराना चाहिए। तो टॉर्क हो गया एक्स इंटू एफ, आईसीएम को आप रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास को। अभी एक स्टूडेंट पूछ रहा था आईसीएम हम लोग लैम्डा एम आर स्क्वायर लिखते थे, एक और स्टाइल है लिखने का एम के स्क्वायर। बहुत परेशान था कुछ लोग जो है रेडियस ऑफ जायरेशन जानने के लिए, तो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला आता है उसको एम के स्क्वायर लिख देते हैं, तो के कहलाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन, के कहलाता है जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। जैसे रिंग के लिए क्या होगा रेडियस ऑफ जायरेशन, रिंग का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता था एम आर स्क्वायर। अब इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने के लिए रिंग को अगर एक पार्टिकल बना दें और पार्टिकल में मास डाल दें तो कितने दूरी पे एक्सिस ऑफ रोटेशन रखना चाहिए ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आ जाए, एम आर स्क्वायर ही आ जाए। अब रिंग को पार्टिकल बना दिए हैं और मान लिया कि एक्सिस के दूरी पे रख दे और इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही एम आर स्क्वायर के आईसीएम के बराबर हो जाए, तो एम के स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर कर देंगे तो के बराबर आर हो जाए रिंग के लिए। तो मोमेंट रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, तो उतना अगर जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाले हैं, बॉडी का निकाले उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, उसको सिंगल पार्टिकल अगर एक मान लें और उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सब फॉर्मूला आप निकाल चुके हैं। रॉड के सेंटर ऑफ मास से जाता हुआ लेंथ के परपेंडिकुलर एम एल स्क्वायर बाय 12, डिस्क के सेंटर ऑफ मास से जाता हुआ परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2, रिंग का एम आर स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास से जाता हुआ परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, जिस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है किसी बॉडी का, सेंटर ऑफ मास से जाता हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अबाउट जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको एम के स्क्वायर के बराबर कर देते हैं। मतलब इफेक्टिव दूरी हो गया, कितने दूरी पे एक्सिस होना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो भी आईसीएम होता है उसको एम के स्क्वायर के बराबर कर दीजिए आप, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद मोमेंट सेंटर ऑफ मास से जाता हुआ एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है, तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको एम के स्क्वायर के बराबर कर देते हैं, के निकल आता है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रिंग के लिए के आर हो जाएगा, डिस्क के लिए कितना होगा रेडियस ऑफ जायरेशन, डिस्क का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, उसको एम के स्क्वायर कर देंगे, एम एम कट जाएगा के आर बाय √2 हो जाएगा डिस्क के लिए। उसी तरह से सॉलिड स्फीयर का आईसीएम कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, उसको एम के स्क्वायर कर दिया, एक पार्टिकल बना दिया तो एम के स्क्वायर कर दिया, तो के कितना आ जाएगा √2/5 आर। ये किसके लिए हो गया सॉलिड स्फीयर के लिए। सबके लिए आप रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल, आईसीएम इक्वल टू एम के स्क्वायर करते जाना है, रेडियस ऑफ जायरेशन निकलते जाना, तो प्रॉब्लम बनाने में सुविधा होती है। मतलब केस जो अपना लेमडा है वो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जैसे आईसीएम को यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं एम के, पहले क्या बताए थे आपको लेमडा एम आर स्क्वायर लिखने के लिए पहले बताए थे, इन दोनों को बराबर करेंगे तो लेमडा हो जाएगा अपना के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो लेमडा हो जाएगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन, ये क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो दो स्टाइल में, के स्क्वायर के स्टाइल में या लेमडा एम आर स्क्वायर के स्टाइल। तो हम लोग जिसको लेमडा मानते थे तो हर जगह पे लेमडा की जगह आप रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में लिखना चाहिएगा, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख दीजिए। जितने जगह लेमडा यूज किए थे हम सब जगह के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो आईसीएम को लेमडा एम आर स्क्वायर नहीं मान के एम के स्क्वायर मान दें तो के रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाए। तो जो भी आईसीएम का फॉर्मूला है उसको एम के स्क्वायर बराबर कर दिए। आईसीएम को अगर हम लोग एम के स्क्वायर कर देते हैं और अल्फा के लिए नो स्लिप के लिए अल्फा का क्या कंडीशन होता था, एसीएम इधर की तरफ होगा अल्फा इधर की तरफ होगा अल्फा, तो ये नो स्लिप हो रहा है जमीन रेस्ट में है
ACM माइनस अल्फा आर इक्वल टू 0 होता है, अल्फा इक्वल टू ACM बाय आर होता है, ऐसा होता है अल्फा इक्वल टू ACM बाय नोट स्लिप के लिए, है ना। तो इस तरह से ACM बाय आर यहाँ पे लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू ACM बाय आर। इससे ACM निकल आएगा, कितना आ जाएगा, तो या अल्फा ऐसे ही लिख लीजिए, वहां से अल्फा लिख लीजिए, उधर से निकाल लीजिए, अल्फा टॉर्क से निकालिए। टॉर्क कितना हो गया, टॉर्क कितना हुआ x इंटू एफ। अब बाय आईसीएम के टर्म में ही अल्फा को रहने दिए, टॉर्क हो गया x इंटू एफ, आईसीएम हो गया एम के स्क्वायर, इसी के स्टाइल में रख दीजिए। तो ये हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब नेट एक्सेलरेशन पॉइंट पी का आप निकालिए, अल्फा आर इधर होगा दिखाया हुआ फोटो में, और जो भाग रहा था एसीएम, जो ट्रांसलेटरी वाला निकाले थे वो एसीएम था, फोर्स बाय मास से एसीएम निकलता है ट्रांसलेटरी मोशन। इसको जगह खाली करना पड़ेगा, इधर वाला समझ गया तुम, रेडियस ऑफ जायरेशन। पहले दीपाली पूछी थी क्या होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, और आज भी कोई मैसेज किया था, कौन किया था, दीपाली ही मैसेज की थी, तो बार बार रेडियस जायरेशन उसको मिल रहा होगा रास्ते में, तो एम के स्क्वायर कर देना है एसीएम को। तो ये एक्स अल्फा, अल्फा निकल गया हमारा, तो एक्सेलरेशन नेट पी पॉइंट का निकालिए। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, ट्रांसलेशन के चलते और रोटेशन के चलते अल्फा आर, तो एसीएम माइनस अल्फा आर, अल्फा इतना आया उसको डाल देते हैं, एसीएम इतना आया तो वो भी लिख देते हैं, एफ बाय एम, अल्फा आया ये वाला, एक्स एफ बाय एम के स्क्वायर इंटू आर। अब एफ बाय एम कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 1 माइनस आर एक्स बाय के स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया पॉइंट पी का, नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट। हम क्या पढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपको बता रहे हैं, किधर की तरफ दिखाएंगे। रफ सरफेस पे एक राउंड शेप्ड बॉडी है, रिंग हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, डिस्क हो सकता है, इसमें यहाँ पे फोर्स लगा के कोई खींच रहे, काटी यहाँ लगा दिया, फोर्स लगा के खींच रहे, एक्स दूरी सेंटर ऑफ मास से ऊपर से, इस फोर्स के चलते एक्सेलरेशन पैदा होगा, ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन, जिसका नाम एसीएम, एफ बाय एम से निकल जाता है न्यूटन सेकंड लॉ से, और न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन लगाएंगे तो उससे अल्फा निकल जाएगा, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस। तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर लिख देते हैं, के को रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। तो इसके टर्म में हम लोग लिखे, ऐसा फॉर्मूला आया, नेट एक्सेलरेशन पी पॉइंट का निकाले, इसको देखना चाहते हैं किधर की तरफ स्लाइड कर रहा है। अब यहाँ से 3 केस बनेगा, ये 1 माइनस वाला जो चीज है ये हो सकता है 1 से बड़ा, या 1 से छोटा, या 0, या 1 के बराबर। तो 3 केस के हिसाब से ये इसका टेंडेंसी पता चलेगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, कि किधर स्लिप करना चाहता है। अगर ये पॉइंट का एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा, नेट एक्सेलरेशन, तो फ्रिक्शन पीछे दिखाएंगे, नेट एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा तो फ्रिक्शन सपोर्ट के लिए आगे दिखाएंगे, और 0 एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट का तो नो फ्रिक्शन होगा। तो हम लोग यहाँ पे 3 केस डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल सा केस बताया है कि कोई राउंड शेप्ड बॉडी है, उसमें मान लीजिए फोर्स यहाँ लग रहा है कोई एक्स दूरी पे, ये एक्सेलरेशन पैदा किया सेंटर ऑफ मास का, रोटेशन इसमें पैदा किया तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो गया। अब नेट एक्सेलरेशन पॉइंट पी का हो गया एसीएम माइनस अल्फा आर, वो डाल दिए सारा वैल्यू, इतना एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ से 3 केस होगा, केस 1 नोट कर लिया है तो यस कोमा ओके कुछ लिखा करो, बार बार रोज समझाएंगे, फिर रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो फिर छोड़ देंगे रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये सब बच जाएगा फिर रिकॉर्डिंग में, पढ़ा रहता है डेड बॉडी की तरह, पता नहीं चल रहा है सीख रहा है नहीं सीख रहा है, हाँ या ना, नहीं सुन रहा है जी, तुम्ही को बोल रहे हैं, सुन रहा है, समझ में आता है तो यस लिखो, नहीं समझ में आ रहा तो नो लिखो। अच्छा खाली बैठा हुआ है, कौन कौन है क्लास में जी? अभिजीत तुमको समझ में आता है जी? आदित्य ठाकुर, अंकित, आर्यन, हरियांश, दीक्षा,
अंशुमन, कश्यप, मारिया, तनुश्री, आदिल, अक्षर, कुछ रिस्पांस नहीं देता है, हाँ या ना? फिर बात करना पड़ेगा इंडिविजुअली क्या तुमसे, यहाँ से फोन लगा के पूछे तो बोलो ना जी, समझ में आया ये जो डिस्कशन किए? यस, तो बोलते रहना है, तो बोलते रहना है, चुप नहीं बैठना है। बोलने में भी तुमको दिक्कत है, यहाँ पढ़ा रहे हम चिल्ला चिल्ला के। तो आप देखो, अब इसमें से केस वन अगर ये वाला वैल्यू एक से छोटा हो जाए, इफ rx by k square is less than 1, तो इसका मतलब हो जाएगा rx is less than k square। तो इसका मतलब हो गया ये लक्ष्मण छोटा है राम से, इसका मतलब राम बड़ा होगा लक्ष्मण से। तो ये लेस देन 1 हो जाएगा अगर, तो एपी पॉजिटिव होगा, देन एपी इज पॉजिटिव, सो फ्रिक्शन विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। So body has the tendency to, so point of contact has the tendency to slide in forward direction, has the tendency to slide on forward direction. So friction will act in backward direction, will act in backward direction. तो तुम चेक कर लेगा बार बार बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये कंडीशन आ गया, अगर के स्क्वायर ग्रेटर देन आर एक्स होगा, कितने दूरी पे फोर्स लगा रहा है? एक्स दूरी पे। आर क्या है? इसका व्हील का रेडियस, और के क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस जायरेशन कैसे निकालते हैं? तो आईसीएम निकाला हुआ था, उसको एम के स्क्वायर के बराबर करते जाओ, के निकलते जाएगा। लेमडा एम स्क्वायर नहीं लिख के एम के स्क्वायर लिख दो, के निकलते चला जाएगा। तो अगर के स्क्वायर का वैल्यू आर एक्स से बड़ा है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। केस 2, दूसरा केस देखो, इसमें दूसरा केस इसी वाले इक्वेशन से देख रहे हैं। केस 2, अगर ये दाहिने साइड वाला वैल्यू एक से बड़ा हो जाता है, एपी निगेटिव आ जाएगा, मतलब बैक हो जाएगा। इफ rx by k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 हो गया, तो एक में से ज्यादा चीज घटाएगा तो निगेटिव आ जाएगा। देन एपी लेस देन 0, इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन है ये पी पॉइंट का, नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी ऊपर लिखा हुआ है, नेट एक्सेलरेशन ऑफ कांटेक्ट पॉइंट नेगेटिव हो गया। इसका मतलब point of contact has the tendency to slip in backward direction. Contact has the tendency to slip in backward direction. To slip in backward direction. In backward direction. Point of contact has the tendency to slip in backward direction. So friction will act in forward direction. Will act in forward direction. फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। तो ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ? ऐसा लिखने का मतलब होगा कि आर एक्स ग्रेटर देन के स्क्वायर, इसका मतलब के स्क्वायर लेस देन आर एक्स। तो के स्क्वायर लेस देन आर एक्स होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन है। के स्क्वायर ग्रेटर देन आर एक्स हुआ तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन हुआ। ग्रेटर देन है तो बैकवर्ड डायरेक्शन, लेस देन है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन। केस 3 और तीसरा केस, केस 3, थर्ड केस यहीं पे लिखते हैं हम लोग। केस 3, if rx by k square equals to 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का 0 हो गया, तो स्लिप करने का टेंडेंसी नहीं रहता है अगर बॉडी पे किसी भी पार्टिकल का, तो उसमें फ्रिक्शन नहीं लगेगा, नो स्लिप टेंडेंसी।
so no friction at P, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब एक क्वेश्चन देते हैं और उसमें से तुम हर एक में फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना। रिंग, सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर सब में फोर्स हम दिखा रहे हैं, उसमें तुम बताना कैसा लगेगा फ्रिक्शन। तो फाइनली सारे पॉइंट को नोट कर लिया तो यस बोलो, मिटाना है तो ओके बोलेगा। तीन केस बताए, तो क्या देखा इस तीन केस में? फाइनल डिस्कशन का निचोड़ क्या देखा तुम? देखा कि जैसे ये राउंड शेप्ड बॉडी है, सेंटर ऑफ मास आर दूरी पे, और इससे थोड़ा उठ के फोर्स लगाया एक दूरी ऊपर, ये डॉट 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 लाइन दिखा देते हैं, और यहाँ पे फोर्स लगाया तुम काटी बोल वो ऐसे पकड़ के खींच रहा है, इस लाइन के अलोंग फोर्स लगा रहा है। तो तुम देखा क्या केस देखा कि इफ के स्क्वायर ग्रेटर देन आर एक्स, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे फ्रिक्शन था बैकवर्ड डायरेक्शन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यही देखा तुम। दूसरा केस देखा इफ के स्क्वायर लेस देन आर एक्स, लेस देन है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और तीसरा केस देखा इफ के स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स, नो फ्रिक्शन। यही तीन केस तुम देखा, उतना सारा डिस्कशन कराए उसमें से ये तीन पॉइंट तुम्हारे काम का। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको हम देते हैं, मान लो इस तरह का राउंड शेप्ड बॉडी है, या देखना ध्यान से, रेडियस आर है, और यहां से r/2 दूरी पे फोर्स लगा रहे हैं इस लाइन के लोग, r/2 दूरी पे फोर्स लगा रहे हैं इस लाइन के लोग, इसको पकड़ के खींच रहे हैं ऑरिजेंटल, ऐसे लगा रहे हैं, इस लाइन के लॉन्ग फोर्स लग रहा है। कितना दूरी है यहां से यहां तक? r/2, x का वैल्यू r/2 दे दिए। अब अगर ये फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इफ इट इज रिंग, इफ इट इज, नंबर पहला, अगर ये रिंग है या हॉलो सिलेंडर है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? दूसरा, हॉलो स्फीयर है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? तीसरा, डिस्क है या सॉलिड सिलेंडर है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? और चौथा, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में फोर्स लगा रहा है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ये जमीन पे रखा हुआ है, जमीन रफ है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में गोला वाला जो चीज है उसमें। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा? के को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जाइरेशन। किसी भी बॉडी को अगर पॉइंट में तब्दील कर दें तो कितने दूरी पे एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा? मान लिया के दूरी पे, ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम के बराबर आ जाए। आईसीएम को एम के स्क्वायर बोलते हैं, तो दैट इफेक्टिव डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो अब हम लोग रिंग के लिए अगर निकालें, पहला क्वेश्चन करें, रिंग हो चाहे हॉलो सिलेंडर हो, तो याद करो उसको आईसीएम का फॉर्मूला। अगर याद होगा तुमको कि रिंग का एमआर स्क्वायर होता है, इसी को एम के स्क्वायर के बराबर कर देंगे। आईसीएम को हम लोग बोले ना एम के स्क्वायर करते जाना है रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालने के लिए। के हो गया रेडियस ऑफ जाइरेशन, जिसको हम लोग लेमडा एमआर स्क्वायर लिखते थे, वो एक दूसरा स्टाइल है एम के स्क्वायर। सारा बुक एम के स्क्वायर लिखता है, लेमडा हमने बताया था तुमको लिखने के लिए, इजी पड़ता है इसीलिए, है ना। तो एम के स्क्वायर तुम लिख सकता है उसी चीज को जल्दी याद रखने के लिए। एम के स्क्वायर कर देगा, एम एम कट जाएगा, तो यहाँ पे के स्क्वायर आ गया आर स्क्वायर के बराबर। के स्क्वायर निकाला, कितना आ गया? आर स्क्वायर। अब दूसरा जो है आर एक्स चेक करो, तो आर इंटू एक्स, यहाँ से कितना दूरी है? तो एक्स यही r/2 हो गया अब तुम्हारा। r/2 चेक किया तो आर एक्स आ गया r/2, तो के स्क्वायर आया आर स्क्वायर के बराबर, आर एक्स आया r/2 के, आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर। कौन सा बड़ा है जी? आर स्क्वायर बड़ा है कि आर स्क्वायर बाई 2 बड़ा है? आर स्क्वायर बड़ा है। इसका मतलब यहां से तुम निष्कर्ष निकाला के स्क्वायर ग्रेटर देन आर एक्स, दिस इंप्लाइज फ्रिक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन।
फ्रिक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिंग रहेगा तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा नो स्लिप के लिए। समझ में आ गई बात? अब दूसरा क्वेश्चन उसी तरह से करो। हॉलो स्फीयर हो, जल्दी से करो। हॉलो स्फीयर हो तो उसके लिए करो, नोट कर लो इसको। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको ये प्रॉब्लम आएगी कि फ्रिक्शन कैसे दिखाए। हाँ, तो युवराज सिंह निकाल लिया। तो दूसरा ग्रेटर देन आएगा तो बैकवर्ड, लेस देन आएगा तो फॉरवर्ड। तो हॉलो स्फीयर के लिए निकालते हैं दूसरा। तो पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका याद रखना होगा। बहुत सारा लोग होगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही याद नहीं रखा होगा। 2/3 mr² होता है, इसी को mk स्क्वायर बोलते हैं हम लोग। mm कट जाएगा तो k स्क्वायर का वैल्यू आ गया तुम्हारा 2/3r²। तो k स्क्वायर निकाल लिया। अब rx चेक करो, तो rx तो हमेशा वही रहेगा, r इंटू एक्स है, r/2। सेंटर ऑफ मास से जितना ऊपर लगाए थे उसको x बोलते थे, तो r²/2 हुआ। तो कौन सा बड़ा है? 2/3 0.66 आएगा, ये 0.5 आएगा, 0.66 आ गया, और ये 0.5 r² आ गया। तो वही k स्क्वायर ही बना रहा है इसमें भी। इसमें भी देख रहे हैं k स्क्वायर ग्रेटर देन rx। दिस इंप्लाइज फ्रिक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिंग पे जैसा कहानी था वैसा ही हॉलो स्फीयर में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब तीसरा चेक करो, थर्ड वाला में बोला था डिस्क। डिस्क का रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालो। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला याद है, ICM ½ mr² होता है। तो डिस्क का ICM होता है ½ mr²। इसी को mk² ICM को कर देते हैं, तो ये क्या बच जाएगा? k स्क्वायर का वैल्यू r²/2, एंड rx भी हमारा आ रहा था r²/2। x r/2 दूरी पे गया है, r/2 पे, तो r²/2 आ रहा था। तो दोनों बराबर हो गया, ये k स्क्वायर इक्वल टू rx के बराबर हो गया ये। सो नो फ्रिक्शन विल एक्ट। तो डिस्क अगर ये होगा तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लास्ट वन जरा देखो, सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर का जरा चेक करते हैं। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखा है, ICM 2/5 mr²। इसको mk² के बराबर कर देगा ICM को, तो 2/5 mr² 0.4 हो गया, k स्क्वायर 0.4 r² आ गया। उधर से निकालता था rx का वैल्यू, तो वो r इंटू r/2 मतलब r²/2 0.5 r² आता है। तो कौन सा बड़ा है? तो k स्क्वायर छोटा हो गया इस बार rx से। इस केस में k स्क्वायर छोटा हो गया rx। सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए k स्क्वायर लेस देन, सो फ्रिक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो फ्रिक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसा होगा, नोट कर लेगा जल्दी से। फ्रिक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ऑलमोस्ट तुम देख लिया कहानी क्या होता है, कैसे फ्रिक्शन निकालते हैं। नेक्स्ट, अब इसी तरह क्वेश्चन तुमको देगा तो तुम बना सकता है। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस पे जरा क्वेश्चन करना है तुमको। एक सॉलिड स्फीयर है, क्वेश्चन क्या है? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर जो है ये सॉलिड स्फीयर है, दिया हुआ क्वेश्चन में। ये सॉलिड स्फीयर, फोटो में सॉलिड स्फीयर रोल्स, रोल कर रहा है यहाँ पे, इज इन रोलिंग मोशन, इज इन रोलिंग मोशन। इसमें फोर्स लगा रहा है टॉप पे, तो ये x बन जाएगा r के बराबर। फोर्स कहाँ लगा रहा है? टॉप पे, रेडियस इसका r है। ये रफ सरफेस, रफ सरफेस। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द
acceleration of center of mass. Find the acceleration of center of mass for no slip. तो निकालो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेक करेंगे, के स्क्वायर हो जाएगा 2/5 आर स्क्वायर, मतलब 0.4 आर स्क्वायर, और आर एक्स चेक करेंगे तो एक्स तो आर ही दूरी पे है, तो 1 आर स्क्वायर हो गया। आर एक्स ग्रेटर देन मतलब के स्क्वायर लेस देन आर एक्स हो गया, इसका मतलब फ्रिक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। स्लिप करने से बचाएगा फ्रिक्शन, क्योंकि ये भी टॉर्क पैदा कर रहा था, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा नहीं हो जाए इसलिए उल्टा टॉर्क पैदा करेगा फ्रिक्शन, ताकि कंट्रोल करके रखेगा। इतना सा छोटा सा एनालिसिस कर लिए, पता चल गया फ्रिक्शन किधर लगे। अब फोटो में बना देते हैं, ये फोर्स है F और फ्रिक्शन यहाँ पे स्मॉल है, ये टॉर्क पैदा करता है ना ये, और साथ में एक्सेलरेशन भी दे रहा है और साथ में इस तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन भी दे रहा है। तो चूंकि ये दूरी ज्यादा है 2r है, तो ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन दे देगा, तो फिर नाचेगा ज्यादा भागेगा कम, इसलिए फ्रिक्शन कंट्रोल करेगा उस एक्सेलरेशन को, उल्टा टॉर्क पैदा करेगा। यही कहानी हो गया। मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एसीएम है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। अब क्या करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ट्रांसलेटरी मोशन के लिए लिखते हैं, डायनामिक्स ट्रांसलेटरी मोशन के लिए न्यूटन सेकंड लॉ। तो क्या बोलेंगे, नेट फोर्स एफ लग रहा है उधर, फ्रिक्शन भी लग रहा है उधर, इक्वल टू एम एसीएम, ये हो गया। अब रोटेशनल मोशन के लिए न्यूटन सेकंड लॉ, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालो इक्वल टू, जिसके अबाउट टॉर्क निकालेगा उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क होगा r इंटू एफ क्लॉकवाइज, और इस फोर्स फ्रिक्शन के चलते होगा r इंटू स्मॉल एफ एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे लग रहा था, क्लॉकवाइज ऐसे, और ये कैसे लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, इसलिए उल्टा हुआ। ICM 2/5 mr स्क्वायर लिख देगा इंटू अल्फा, अल्फा को अल्फा रहने देते हैं, इससे अल्फा निकल जाएगा। अब नो स्लिप का कंडीशन लगा, क्वेश्चन में दिया था काइनेमेटिक्स वाला, नो स्लिप। नो स्लिप के लिए जो है इसका एक्सेलरेशन एसीएम माना था, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा माना था, नो स्लिप के लिए एसीएम माइनस अल्फा आर 0 होना चाहिए, इसका मतलब अल्फा एसीएम बाय आर होना चाहिए। अब इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दो और यहाँ से सॉल्व करो। इक्वेशन 1 आर कॉमन हो गया, तो एफ माइनस एफ इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहे हैं 2/5 एम आर, और इसका वैल्यू डाल दिए एसीएम बाय आर, आर आर कट जाए, ये इक्वेशन बन गया एफ माइनस एफ इक्वल टू 2/5 एम ए सी। ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 ये एसीएम ले जाके यहाँ पे डाल दिए थे। एफ तो दिया ही हुआ था कैपिटल एफ क्वेश्चन में, तो रहेगा आंसर में, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 1 2 को जोड़ दो, एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, एसीएम निकाल लो, फिर अल्फा निकल जाएगा। एसीएम भी क्वेश्चन में पूछता है तो वो भी निकल जाता है, एसीएम ही पूछ रहा है। जल्दी दोनों को सॉल्व करो, एफ कैंसिल करा दो, 1 + 2 कर दे, एफ कैंसिल, स्मॉल एफ जो फ्रिक्शन है कैंसिल हो जाएगा, तो जोड़ देंगे 1 + 2, तो क्या मिलेगा, ये एफ प्लस एफ 2f, और स्मॉल एफ माइनस स्मॉल एफ कैंसिल, ये दोनों जुड़ जाएगा 7/5 एम एसीएम, एसीएम आ गया 10/7 f/m, 10/7 f/m, 10f/7m आगे एसीएम है ना, तो यही आंसर हो गया। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। दूसरा मेथड इसका जरा बताते हैं तुमको, थोड़ा और जल्दी हो जाए। एक न्यूटन्स लॉ लिखे ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, एक न्यूटन्स लॉ लिखे रोटेशनल मोशन के लिए, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और दोनों नो स्लिप के लिए एक इक्वेशन लिखे, दोनों जोड़ दिए, अल्फा निकल गया।
अल्फा का वैल्यू डाल दिया तो डायरेक्ट एसीएम आ गया। पुली वाला सवाल बनाया था तो ऐसे ही नहीं क्वेश्चन लिखता था, उसी तरह से क्वेश्चन लिख। ये फ्रिक्शन ऐसा टॉर्क देगा, ये ऐसा टॉर्क देगा। अल्फा जो तुम यहाँ पे नो स्लिप का कंडीशन लगाया, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था नो स्लिप है, इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। स्लिप अगर नहीं कर रहा है तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाता है। इसके बाद अगर टॉर्क निकालेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन वही रहेगा, अल्फा ही रहेगा। तो वैसे भी कर सकता है, सेकंड मेथड में अल्फा तुरंत मिल जाएगा। जैसे देखो ये सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में ये नो स्लिप है, so lowest point P is instantaneous center of zero velocity होगा। So axis through it is instantaneous axis of rotation। तो जब बॉडी रोल करता था इंस्टेंटेनियस एक्सिस के बाद उतना ही एंगुलर वेलोसिटी हम लोग लेते थे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो नेट टॉर्क के बाद पॉइंट पी अगर कर दे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी के बाद लेना पड़ेगा इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। तो पी के बाद टॉर्क लेंगे तो ये वाला फोर्स तो इसी से पास कर रहा है पी से, इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा फ्रिक्शन का, और इसका दूरी हो जाएगा 2r, तो 2r इंटू एफ बोलेंगे, और ये फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो जाएगा। और इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले स्फीयर के बाद निकालना पड़ेगा आईसीएम 2/5 mr स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, फिर mr स्क्वायर इसमें करना पड़ेगा इनटू अल्फा, इससे अल्फा तुम्हारा डायरेक्ट आ जाएगा। ये हो गया 7/5, 5 उधर चला गया 10 अब बाई 7, और r एक कट गया m, f/m/r ऐसा बच जाएगा। अल्फा का वैल्यू ऐसा आ जाए, एक ही बार में अल्फा निकल गया तुम्हारा। अब एसीएम का वैल्यू तुम लिख देता है अल्फा आर, इसमें आर से मल्टीप्लाई कर देगा तो आर कट जाएगा, 10f/7m डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये स्टेप 1 हुआ, ये स्टेप 2 हुआ, तो 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। टॉर्क अगर इसके बाद ले ले तो अल्फा डायरेक्ट निकल गया और वही आंसर आ गया। पहले हम लोग सेंटर मास के बाद टॉर्क लिए थे, तो इसका भी टॉर्क होगा, इसका भी टॉर्क होगा, वो बढ़ाएगा ये घटाएगा। इक्वल टू आईसीएम इंटू अल्फा लिखे थे 2/5। अब इसके बाद अगर टॉर्क निकाले तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया देना पड़ेगा। नो स्लिप है इसलिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको मान सकते हैं, उतना ही एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास के बाद जो एंगुलर एक्सीलरेशन था, इसके बाद भी सेम एंगुलर एक्सीलरेशन करके निकाल दें। तो समझ गया होगा तुम कैसे इसको बनाए, फ्रिक्शन का कहानी भी तुम समझ गए, है ना। तो टाइम हो गया, आज इतना ही रहने देते हैं। अब तुम इस तरह का क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाओ, फ्रिक्शन वाला। एंगुलर मोमेंटम शुरू करने वाले हैं, तो जल्दी से सबको बना के कंप्लीट करेगा, थोड़ा टॉपलिंग बढ़ा देंगे।